जय माँ भारती। जय माँ भारती के इस कड़ी में मैं आपकी मुलाकात रावल रतन सिंह और उनकी रानी पद्मिनी से कराऊंगा। ये एपिसोड मैंने जानबूझ के ड्रॉप कर दिया था और कहा था कि माँ भारती के इतिहास की अंतिम कड़ी में जो ये रानी पद्मिनी वाला चैप्टर मैंने छोड़ा है इसको मैं कवर करूंगा। तो आज मैं आपको रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी के बारे में बताता हूँ। रावल रतन सिंह बप्पा रावल के गुहिल वंश के अंतिम शासक थे। इनके पिता का नाम रावल समर सिंह था। 1302 ईस्वी में यह मेवाड़ के शासक बने। 1303 ईस्वी में ही एक युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने काफ़ी कम समय तक शासन किया, तो इतिहासकारों ने इनको इतिहास के पन्नों पे वो जगह नहीं दी और इनके बारे में ज़्यादा जानकारी भी प्राप्त नहीं होती है। इनके बारे में जो भी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं ज़्यादातर भ्रामक हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत और कुछ प्राप्त शिलालेखों जैसे कि कुंभलगढ़ का शिलालेख और एकलिंग महात्म्य के अनुसार जो कुछ निचोड़ मैं निकाल पाया हूँ उसी आधार पर मैं इनकी जानकारी आपको दूंगा। और रावल रतन सिंह पद्मिनी क्या, इससे पहले मेवाड़ के जितने राजाओं के ऊपर मैंने एपिसोड बनाकर आप तक पहुंचाए उन सब के लिए लगभग 12 दिन मैं चित्तौड़ में भटका हूं। एक एक चीज़ को देखा है, समझा है, वहां के लोगों से जानकारियां ली हैं। मैं खुद प्राचीन भारतीय इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। सब कुछ जानकारियां लेने के बाद मेरा उद्देश्य यही था कि भारतवासियों को उनके गौरवशाली भारत का सच्चा इतिहास बताया जाए, क्योंकि भारत का इतिहास ज़्यादातर भ्रामक और गलत लिखा गया। रावल रतन सिंह को लोग रानी पद्मिनी के कारण ज़्यादा जानते हैं। इनके पिता रावल समर सिंह चित्तौड़ के शासक थे। रावल रतन सिंह बालकाल से ही युद्ध कला में काफ़ी निपुण हो गए थे। ये बहुत ही दूरदर्शी, बुद्धिमान और बलशाली थे। इनका प्रथम विवाह नागमती के साथ हुआ था और दूसरा विवाह इन्होंने रानी पद्मिनी के साथ किया था, जो अपनी सुंदरता के लिए विख्यात थी। पद्मिनी या पद्मावती के पिता राजा गंधर्व सेन ने एक स्वयंवर का आयोजन किया था जिसमें बहुत से हिंदू राजाओं को आमंत्रित किया था। उसमें रावल रतन सिंह भी पहुंच गए थे। यहाँ कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इससे पहले रावल रतन सिंह की 13 रानियां और थीं, परंतु ज़्यादातर इतिहासकारों का मत है कि इसके पूर्व सिर्फ नागमती नाम की एक रानी रतन सिंह की थी। इसी स्वयंवर में रतन सिंह का राजा मलखान सिंह के साथ युद्ध हो जाता है, जो कि पद्मिनी से विवाह की दावेदारी कर रहे थे। वह एक छोटी रियासत के राजा थे। अपने पराक्रम और शूरवीरता से राजा रतन सिंह ने मलखान सिंह को परास्त किया और रानी पद्मिनी से विवाह कर लिया। पद्मिनी बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और यही सुंदरता ही अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध का प्रमुख कारण बनी। भारत के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास सबसे अनूठा रहा है। यहाँ के राजाओं ने अपनी आन बान शान और मर्यादा के लिए सर कटवा दिए, लेकिन कभी सर झुकाया नहीं। जायसी की पद्मावती के अनुसार उस समय अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था। राजा रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन नाम का एक संगीतज्ञ था। वह काला जादू भी करता था। एक दिन रतन सिंह को उसके काला जादू के बारे में जानकारी हुई तो उसने राघव चेतन को गधे पर बैठाकर पूरे राज्य में घुमाने की सज़ा दी। इससे राघव चेतन बहुत अपमानित हुआ और अपमानित राघव चेतन ने दिल्ली के सुल्तान के जरिए दिल्ली के सुल्तान के साथ मिलकर बदला लेने की योजना बनाई और दिल्ली के सुल्तान के पास जाकर उसने पद्मावती की और उसके सौंदर्य की बहुत तारीफ़ की। सौंदर्य की तारीफ़ सुनने के बाद खिलजी ने पद्मिनी को हासिल करने की ठान ली। उसने रतन सिंह के से दोस्ती भी की और एक दूत के माध्यम से पत्र भेजकर उसकी पत्नी को देखने की अपनी ख्वाहिश भी जाहिर की। रावल रतन सिंह क्रोधित हो उठे। उन्होंने नाराज़गी जताते हुए साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मेवाड़ हमेशा ही मर्यादाओं में रहा है। अलाउद्दीन नाराज हो गया। उसने युद्ध की ठान ली। अभी रतन सिंह को राजा बने 6 महीने ही हुए थे
खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले की घेराबंदी कर दी। काफ़ी समय की घेराबंदी के बाद अलाउद्दीन यह समझ गया कि चित्तौड़गढ़ को जीत पाना आसान नहीं है। वह राजपूती शूरवीरों के शौर्य के और पराक्रम के किस्से पहले भी सुन चुका था। उसने संदेश भिजवाया कि वह पद्मिनी को अपनी बहन मानता है और उसको एक बार देखना चाहता है, देखकर वह वापस दिल्ली चला जाएगा। यहाँ भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रावल रतन सिंह युद्ध नहीं चाहते थे। कुछ शर्तों के तहत वह शीशे में महारानी का प्रतिबिंब दिखाने के लिए तैयार हो गए थे। रानी पद्मावती रतन सिंह के इस फैसले से नाखुश थी, परंतु पत्नी धर्म निभाते हुए उन्होंने रतन सिंह की बात मान ली। अलाउद्दीन ने शर्तों के तहत पद्मी का प्रतिबिंब आईने में देखा। शिष्टाचार के तहत रावल रतन सिंह जब किले के द्वार तक अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने आए तो धूर्त और कपटी खिलजी ने अपने सैनिकों की मदद से रावल रतन सिंह को अगवा कर लिया। कुछ इतिहासकारों का कथन है कि अलाउद्दीन दिल्ली वापस लौट गया था और उसके बाद उसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया था। कुंभलगढ़ शिलालेख, एकलिंग महात्म्य और जैसीकृत पद्मावत के अनुसार पहला कथन सत्य है। अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण और रतन सिंह के युद्ध का विवरण अमीर खुसरो की किताब तारीख अलाई में भी मिलता है। अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन 28 जनवरी 1303 ईस्वी को दिल्ली से निकला और 7 महीने बाद 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ किला फतह किया। फिलहाल जो निचोड़ निकल कर सामने आया वो पहला कथन सत्य है। रानी पद्मिनी को देखने के बाद शिष्टाचार के तहत जब रावल रतन सिंह अलाउद्दीन को किले के द्वार तक छोड़ने आए तो अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को बंदी बना लिया और अपने खेमे में ले गया, जहाँ की उसकी सेना ने पड़ाव डाल रखा था, और वहाँ से रानी पद्मिनी के पास संदेश भिजवाया कि पद्मिनी के बदले रतन सिंह को छुड़वा लिया जाए। यह संदेश जब महल में पहुँचा तो सभी स्तब्ध रह गए। मेवाड़ी वीरों ने तो पीछे हटना सीखा ही नहीं था। मेवाड़ी वीर बप्पा रावल के शौर्य और पराक्रम के किस्से सुनकर बड़े हुए थे। उन्होंने खिलजी की सेना पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में मेवाड़ी वीरों के आगे खिलजी की तुर्क सेना के पांव उखड़ गए। रक्त ही रक्त, मेवाड़ी तलवारें चमकने लगी और तुर्क सैनिक जमीन पर धराशायी होने लगे। खिलजी भयभीत हो उठा और राजा रतन सिंह को बंदी बनाकर अपनी सेना के साथ वह वापस दिल्ली भाग गया। दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी ने संदेश भेजा कि यदि रतन सिंह को जीवित चाहते हैं तो रानी पद्मिनी खुद का आत्मसमर्पण कर दें। रानी पद्मावती उस समय के महाबली योद्धा गोरा और बादल को बुलवाकर सारी बात बताती हैं। गोरा बादल उस दौर के बहुत शूरवीर योद्धा थे। उस समय उनकी बराबरी करने वाला कोई और योद्धा समूचे भारतवर्ष में नहीं था। उनकी वीरता को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, शब्दों में कह पाना संभव ही नहीं है। उन्होंने रानी पद्मिनी के साथ मिलकर कपटी अलाउद्दीन को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। योजना यह थी कि खिलजी को संदेश भिजवाया गया कि रानी पद्मिनी समर्पण के लिए तैयार हैं, परंतु वह अपनी 16,000 सखियों के साथ पालकी में बैठकर ही आएंगी। संदेश पाकर खिलजी प्रसन्न हो उठा और उसने रानी पद्मिनी की यह शर्त मान ली। फिर हर पालकी में हथियारों से लैस मेवाड़ी योद्धा स्त्रियों के भेष में बैठाए गए और उन्हें आदेश दिया गया कि जैसे ही दुश्मन रतन सिंह को लेकर आए उन पर धावा बोल दिया जाए। पालकियों के पीछे कुछ वीर सैनिक और घोड़े रहेंगे जो कि रतन सिंह को सुरक्षित लेकर चित्तौड़गढ़ की तरफ निकल जाएंगे। सभी पालकियां दिल्ली पहुंची और खिलजी के सामने यह शर्त रखी गई
कि पहले रतन सिंह को मुक्त कर दिया जाए, उसके बाद ही वह रानी पद्मिनी से मिल पाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की प्रसन्नता का ठिकाना ना था। उसने रतन सिंह को छोड़ दिया। रतन सिंह को पालकी के अंत तक पहुंचाया गया। खिलजी के सैनिक आगे बढ़े। जैसे ही पालकियों के नज़दीक वह पहुंचे, तभी गोरा बादल और पालकियों में बैठे वीर मेवाड़ी योद्धा उन पर बिजली की तरह टूट पड़े। एक मेवाड़ी 10-10 तुर्कों पर भारी पड़ने लगा। संख्या में काफ़ी कम होने के बाद भी मेवाड़ी वीरों ने दुश्मन की धज्जियां उड़ा दी। खिलजी ने अपनी सेना को आक्रमण करने का आदेश दिया। लाखों की सेना मेवाड़ के सामने मेवाड़ी सैनिक वीर गति को प्राप्त होने लगे। अजूबा यह था कि जैसे जैसे मेवाड़ी सैनिक कम होते गए, वैसे वैसे उनका जोश दुगना तिगुना नहीं चौगुना होता गया। हर सैनिक 4-6 तुर्कों को काटने के बाद ही वीरगति को प्राप्त हो रहा था। अलाउद्दीन की आंखें विस्मय से फटी जा रही थीं। गोरा बादल की वीरता अपने चरम पर थी। राजा रतन सिंह को सुरक्षित निकालकर मेवाड़ की तरफ भेजा जा चुका था। इसी बीच कपटियों ने पीछे से गोरा पर प्रहार किया और उसका सर धड़ से अलग हो गया। बिना सर का धड़ भी काफ़ी देर तक लड़ता रहा और न जाने कितने तुर्कों को मौत की नींद सुला दिया। सभी मेवाड़ी वीरगत को प्राप्त हुए। जब गोरा का धड़ जमीन पर गिरा, तब जाकर खिलजी ने राहत की सांस ली। अलाउद्दीन खिलजी का सर भी इस महान योद्धा के सामने झुक गया। अलाउद्दीन तत्काल अपनी विशाल फौज के साथ चित्तौड़गढ़ की तरफ निकल गया। चित्तौड़गढ़ महल में जब खिलजी की पूरी सेना के आने की खबर मिली, तब रानी पद्मिनी ने किले में रह रही सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। रावल रतन सिंह भी युद्ध के लिए अपने शूरवीरों को तैयार कर चुके थे। रानी पद्मिनी जानती थी कि अलाउद्दीन की इतनी बड़ी सेना के आगे मुट्ठी भर मेवाड़ी सेना ज़्यादा देर तक नहीं ठहर पाएगी, वह परास्त हो जाएगी। उसने भी अपनी 16,000 सखियों के साथ जौहर की तैयारी कर ली। वह जानती थी कि जीतने के बाद तुर्क सैनिक उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे और इसके लिए वह अपने आप को और अपनी सखियों को जीवित नहीं रखना चाहती थी। अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ किले को घेर लिया, परंतु चित्तौड़ को जीत पाना आसान काम नहीं था। रावल रतन सिंह अपने फौजी दस्ते के साथ पूरी शूरवीरता के साथ लड़ते हुए मैदान में आए और मेवाड़ी तलवारों का जौहर फिर से दिखने लगा। परंतु गद्दार राघव चेतन ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नक्शा अलाउद्दीन को मुहैया करवा दिया था। अलाउद्दीन को गुप्त रास्तों की जानकारी हो चुकी थी। अलाउद्दीन की लाखों की सेना चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर टूट पड़ी। रावल रतन सिंह भी खुले मैदान में अपने दस्ते के साथ आ चुके थे। बहुत बहादुरी से लड़े, बहुत वीरता से लड़े। दोनों सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। रतन सिंह और उसके सैनिक इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। राजा रतन सिंह की मृत्यु की खबर सुनने के बाद रानी पद्मिनी ने 16,000 राजपूत रानियों के साथ जौहर कुंड में कूदकर जौहर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पहुंचा तो उसको राख के सिवा कुछ भी ना मिला। मित्रों, यह अंतिम कड़ी थी माँ भारती के इतिहास की, मेवाड़ के इतिहास की। माँ भारती के इतिहास का ये सिलसिला मैंने राजा पोरस से शुरू किया। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, पुष्यमित्र शुंग और भारत के महान राजाओं से आपकी मुलाकात करवाते हुए हर्षवर्धन से मिलवाया आपको, फिर बप्पा रावल, उसके बाद फिर मेवाड़ के शूरवीर राणा कुंभा, राणा सांगा, फिर चले गए थे उधर विजयनगर की तरफ
वहाँ के महान हिंदू राजा से आपकी मुलाकात करवाई, फिर आ गए अपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पास, अमर सिंह, और ये अंतिम कड़ी है। मेरे इस अभियान का उद्देश्य था भारतवर्ष के नागरिकों को उनके महान भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास की सच्ची जानकारी देना। मैंने प्रयास किया, जो लोग इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े उनका धन्यवाद, जो लोग इस यात्रा में मेरे साथ नहीं जुड़े, मैं उनको नहीं पसंद आया, मेरी इतिहास की ये जानकारी जो मैंने दी उनको नहीं पसंद आई, उसके लिए भी लाख लाख धन्यवाद। और आगे ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। छोटे मोटे वीडियो मैं डालता रहूँगा, एक्टिव रहूँगा यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी। और अगर आप लोगों ने चाहा तो ऐसी ही एक इतिहास के ऊपर और श्रृंखला बनाई जाएगी। मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का कि आप क्या चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।